नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज की सबसे बड़ी खबर। इजरायल की लेबनान कार्रवाई पर भड़के पड़ोसी देश। ईरान ने कहा कि हमने इजरायल को नहीं रोका तो पूरी दुनिया में छिड़ेगी जंग। लेबनान पर लगातार 5वें दिन इजरायली हमले जारी। 2 दिन में ही लेबनान में 570 से ज्यादा लोगों की गई जान। लेबनान ने भी किया पलटवार। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। कमला हैरिस के चुनाव कार्यालय पर हुआ हमला। श्रीलंका की संसद 11 महीने पहले ही हुई भंग। 14 नवंबर को नई संसद के लिए मतदान। पाकिस्तान के भिखारियों से परेशान हुई दुनिया। सऊदी अरब ने दे दी पाकिस्तान को सख्त चेतावनी। अब विस्तार से बात आज की बड़ी खबर की। गाजा के बाद अब इजरायल लेबनान पर टूट पड़ा है, जिसके बाद युद्ध का दायरा बढ़ता जा रहा है। लेबनान की तरफ से भी इजरायल का जवाब दिया जा रहा है, लेकिन इजरायल की कार्रवाई में सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं और बच्चों को उठाना पड़ रहा है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस तनाव को तत्काल कम करने और राजनयिक समाधान खोजने का प्रयास करने को कहा है। उन्होंने सभी पक्षों से नागरिकों और बुनियादी सुविधाओं की रक्षा करने को भी कहा है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजरायल को सख्त चेतावनी दी है। पजेश्कियान ने कहा कि ईरान लेबनान में इजरायल के हमलों का अभी जवाब नहीं देगा, क्योंकि इससे इलाके में तनाव बढ़ सकता है। पजेश्कियान ने कहा कि पहले इजरायल ने गाजा को निशाना बनाया। पिछले 11 महीने में 41,000 मासूम लोगों की जान ले ली गई। पिछले 1 साल में दुनिया के सामने इजरायल की असलियत उजागर हो चुकी है। इजरायल हार चुका है। वो ISIS जैसे ग्रुप्स को समर्थन दे रहा है। इजरायल ने ईरानी वैज्ञानिकों, राजनयिकों और उनके मेहमानों की भी जान ली है। इससे पहले CNN से बात करते हुए पजेश्कियान ने कहा कि हमें लेबनान को दूसरा गाजा नहीं बनने देना चाहिए। इजरायल हमें एक ऐसे मोड़ पर ले जा रहा है जहां हम जाना नहीं चाहते। उसे पश्चिमी देशों का साथ मिल रहा है, इसलिए हिजबुल्लाह अकेले उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन हम अभी भी कह रहे हैं कि ईरान जंग नहीं चाहता है। इस बीच इजरायल ने लगातार 5वें दिन भी लेबनान पर हमले जारी रखे हैं। पिछले 2 दिनों में इजरायली हमलों में 570 से ज्यादा लेबनानी नागरिकों की जान जा चुकी है। वहीं हिजबुल्लाह ने भी बीती रात इजरायल में 8 जगहों को मिसाइल से निशाना बनाने का दावा किया है। इजरायल ने भी माना है कि हिजबुल्लाह की तरफ से 55 रॉकेट दागे गए थे। फिलहाल लेबनान में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। इजरायल ने लेबनान में चलाए जा रहे ऑपरेशन को नॉर्दर्न एरोज नाम दिया है। उसका दावा है कि हिजबुल्लाह दक्षिणी लेबनान में घरों में मिसाइलें छुपा कर रखता है, जिन्हें लगभग 1 साल से इजरायल में दागा जा रहा है। इस बीच अमेरिका की यात्रा पर गए लेबनान के विदेश मंत्री ने इजरायली हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रतिक्रिया पर निराशा व्यक्त की, लेकिन फिर भी कहा कि केवल अमेरिका ही संघर्ष को समाप्त कर सकता है। अब्दुल्ला बौ हबीब ने संयुक्त राष्ट्र में बाइडेन के भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि ये मजबूत नहीं था, ये आशाजनक नहीं है और इससे इस समस्या का समाधान नहीं होगा। हमें अभी भी उम्मीद है। अमेरिका ही एकमात्र ऐसा देश है जो मध्य पूर्व और लेबनान के मामले में वास्तव में बदलाव ला सकता है। फिलहाल मिडिल ईस्ट में जिस तरह से इजरायल ने पहले गाजा और अब लेबनान को निशाना बनाया है, उससे साफ हो गया है कि ये लड़ाई फिलहाल रुकेगी नहीं, बल्कि और फैलती जाएगी। अगर ऐसा होता है तो ये दुनिया के लिए बेहद मुश्किल भरा होने वाला है। अब बात अमेरिकी चुनाव की। अमेरिका के चुनावी इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों पर हमले हो रहे हैं, उनकी जान लेने की कोशिश की जा रही है। 2 बार डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाने का प्रयास किया गया है और अब डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस को निशाना बनाने की कोशिश हुई है। हैरिस के एरिजोना के चुनावी ऑफिस में गोलीबारी हुई। पुलिस ने गोलीबारी की घटना को स्वीकार किया है, पर ये गोलियां किसने चलाई, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हैरिस के चुनाव ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों ने बताया कि जब घटना स्थल पर पहुंचे तो देखा कि सामने की खिड़कियों से गोलियां चलाई गई हैं। इससे पहले 16 सितंबर की रात को भी इसी तरह से ऑफिस पर गोलियां चलाई गई थी। एरिजोना पुलिस विभाग ने न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया कि डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के चुनावी अभियान के ऑफिस के पास गोलियों से हुए नुकसान का पता चला है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के डिटेक्टिव्स मौके पर पहुंच गए। मौजूद सबूतों की जांच की जा रही है। गोलीबारी की घटना के बाद कर्मचारियों और आम लोगों के लिए उस क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के लिए कथित तौर पर अतिरिक्त उपाय किए जा रहे हैं। जन सूचना अधिकारी सार्जेंट रायान कुक ने बताया कि रात में ऑफिस के अंदर कोई नहीं था, लेकिन इस घटना ने उस बिल्डिंग में काम करने वालों और आसपास के लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा कर दी हैं। आपको बता दें कि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप पर 2 बार हमला हो चुका है।
हाल ही में ट्रंप पर फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच के नेशनल गोल्फ क्लब में हमला हुआ था। हमले का आरोप हवाई के रहने वाले 58 साल के रयान राउथ पर लगा है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले ट्रंप की पेंसिल्वेनिया रैली में हमला हुआ था, जिसमें वो बाल बाल बच गए थे। अब बात करेंगे श्रीलंका की। श्रीलंका में हाल ही में हुए चुनाव में जीत हासिल कर राष्ट्रपति बने अनुरा दिसानायके ने 2 बड़े फैसले किए हैं। पहला, उन्होंने हरिनी अमरसूरिया को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अमरसूरिया ने प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ले ली है। अमरसूरिया श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले सिरिमाओ बंडारनायके, जो 3 बार, और चंद्रिका कुमारतुंगा 1 बार श्रीलंका की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। अमरसूरिया के मंत्रिमंडल में विजिता हेर्थ और लक्ष्मण निपुणा राची को शामिल किया गया है। दोनों को कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई है। इसके साथ ही दूसरा बड़ा कदम उठाते हुए श्रीलंका के राष्ट्रपति ने संसद को भी भंग कर दिया है। साथ ही 14 नवंबर को संसदीय चुनाव कराने का ऐलान भी कर दिया है। श्रीलंका की संसद का कार्यकाल अगस्त 2025 तक था, लेकिन इसे 11 महीने पहले ही भंग कर दिया गया। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ही दिसानायके ने साफ कर दिया था कि अगर वो चुनाव जीते तो संसद को तुरंत भंग कर देंगे और मिड टर्म चुनाव कराने का आदेश देंगे। वैसे ये बता दें कि श्रीलंका की 225 सदस्यों वाली संसद में 220 के आम चुनाव में दिसानायके की पार्टी नेशनल पीपुल्स पावर को सिर्फ 3 सीट मिली थी। लेकिन अब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही इसी दल के हैं। इससे पहले श्रीलंका में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के तुरंत बाद अनुरा कुमार दिसानायके ने कहा था कि श्रीलंका की स्वतंत्र विदेश नीति है और वो अपनी धरती से किसी देश के खिलाफ दूसरे पक्ष को लाभ उठाने की मंजूरी नहीं देगा। भारत और चीन को सुपर पावर बताते हुए अनुरा ने यह भी साफ कर दिया कि वो दोनों में किसी एक का पक्ष नहीं लेंगे। श्रीलंका भारत और चीन के बीच सैंडविच बनकर नहीं रहना चाहता। अनुरा ने कहा कि श्रीलंका दुनिया में चल रही दबदबे की लड़ाई में नहीं फंसना चाहता है। हम ना तो दबदबे की होड़ में शामिल होंगे और ना ही होड़ में शामिल किसी देश का साथ देंगे। भारत और चीन हमारे अच्छे दोस्त हैं। मुझे उम्मीद है भविष्य में हमारी साझेदारी अच्छी होगी। चलते चलते बात पाकिस्तान में भिखारियों के एक्सपोर्ट की। सऊदी अरब परेशान है। उसकी परेशानी का कारण है सड़क किनारे भीख मांगने वालों की बढ़ती संख्या। वैसे तो सऊदी अरब में गरीबी नहीं है, लेकिन भिखारियों की संख्या अचानक बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये भिखारी विदेश से आ रहे हैं। सऊदी अरब ने दावा किया है कि उसके यहाँ पाकिस्तान भिखारियों को भेज रहा है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यही चलता रहा तो उसे सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। इसका असर पाकिस्तानी उमराह और हज यात्रियों पर पड़ सकता है। पाकिस्तान का कोटा सऊदी अरब सीमित कर सकता है। दरअसल पाकिस्तान से हर साल बड़ी संख्या में लोग उमराह वीजा पर सऊदी अरब जाते हैं और वहां भीख मांगने लग जाते हैं। पाकिस्तानी वेबसाइट डॉन ने सितंबर 2023 की एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि दुनिया भर में गिरफ्तार होने वाले भिखारियों में से 90% लोग पाकिस्तानी मूल के होते हैं। इन भिखारियों की बढ़ती संख्या से यूएई सरकार भी परेशान है। रिपोर्ट के मुताबिक इस परेशानी से बचने के लिए पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने उमराह एक्ट लाने का फैसला किया है। इसका मकसद उमराह वीजा दिलाने में मदद करने वाली ट्रैवल एजेंसियों को रेगुलेट करना और उन्हें कानूनी निगरानी के तहत लाना है। तो आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।